हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। एक्सपर्ट गाइडेंस क्लास की साइंस की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग जो अपना इलेक्ट्रिक है ना, चार्ज वाला जो चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत क्षेत्र की, उसमें आज देखते हैं वैद्युत द्विध्रुवीकरण वैद्युत क्षेत्र। कल हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है, लेकिन कहाँ पे? एट द एक्सेस पे, ठीक है। जब वो क्या हो, जिस आवेश के एक्सेस पे यदि आपका हो, है ना, जो डायपोल मोमेंट था, आपने देखा था कि जैसे ये दो आवेश हों तो इसके एक्सेस पे यहाँ किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बारे में कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम लोग देखेंगे कि जब उसके क्या हो, लंब समद्विभाजक परिस्थिति हो। जैसे मान लीजिए, देखिए ये दो है ना सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेज हैं, जिनका एक क्या है माइनस, एक क्या है प्लस है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का सेम है। तो अब इसका जो डायपोल लेंथ है 2L है ना, कल हमने बताया फेस में कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, 2L लेते हैं। इसका अगर मिड पॉइंट O हो तो ये L हो गया, AL हो गया। अब इसका लंब समद्विभाजक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, तो जो यहाँ से इस तरीके से लाइन गुजरेगी है ना, इसके मिड पॉइंट से, यहीं इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंब समद्विभाजक। अब इस पर यदि कोई पॉइंट स्थित है ना, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, नीचे ऊपर कहीं पे भी है ना, तो यहाँ ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे इन आवेशों के कारण, है ना, यानी कि ये जो आपके पेयर ऑफ चार्जेस दिया हुआ है ना, जो डायपोल दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल, इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। कई बच्चे कह रहे हैं सर हिंदी में पढ़ाइए। देखिए कुछ सब्जेक्ट का जो नेचर होता है ना, वो हिंदी नहीं होता। अनावश्यक चीज़ों को आसान नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। और आप हिंदी से बचिए मत, उस प्रॉब्लम को फेस करिए, ठीक, क्योंकि आगे जैसे ही आप साइंस की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, चाहे आप डिप्लोमा करें, चाहे फिर आप इंटर के बाद फिर BSc करें, BTech करें, है ना, कुछ भी करें, वहाँ पर आपको इंग्लिश से ही आपका सामना होगा, ठीक है। तो इसलिए करके इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा, है ना, मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप बर्डन ले लें, लैंग्वेज के लिए परेशान हो गए इंग्लिश के लिए, ठीक है, लेकिन चीज़ों को इंग्लिश में जानने का प्रयास करिए, है ना। और देखिए पहले जो यूपी बोर्ड की किताब थी, इसीलिए वो बाइलिंगुअल होती थी, है ना, डेफिनेशन वगैरह भले ही हिंदी में हो, लेकिन जो हेडिंग्स है या जो टॉपिक नेम था वो दोनों में लिखा होता था, वो बहुत ही बेनिफिशियरी होता था, क्योंकि आगे चल के आपको इंग्लिश पढ़ना है। अभी NCERT की बुक्स जो होती हैं वो सिंगल लैंग्वेज में होती हैं, है ना, उसमें अगर हिंदी है तो टोटल हिंदी होगा, इंग्लिश हो टोटल इंग्लिश होगा। तो हिंदी की बुक तो आपके पास होगी ही, है ना, जो भी आपका टेक्स्ट बुक होगा। जो इंग्लिश की उसकी टेक्स्ट बुक है उसको आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लें PDF फॉर्मेट में, और वहाँ से देख करके इंग्लिश और हिंदी को मैच करके चीज़ों को समझने का प्रयास करें, है ना। बाकी हम लोग अगर आप जब लेक्चर को देखेंगे तो ठीक है, कुछ चीज़ें लिखी होती है इंग्लिश में, लेकिन बोला भी जाता है हिंदी में, बताया भी जाता है हिंदी में, तो ऐसा नहीं है। अब जैसे कि क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो लंब समद्विभाजक पढ़ा आपने, या जिसको आप लंबार्धक बोलते थे, है ना, तो ऐसा लंब जो क्या करे, उसको बराबर भागों में बांट दे। तो 2L था, LL के बारे में बराबर भागों में बांट दिया। अब इस पर यदि कोई पॉइंट है, मतलब इस पर जो है किसी बिंदु पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंट करना है ना। तो आइए देखते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी से ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। चलिए आइए, तो इस तरीके से ही आपका हो गया। अब यहाँ पर यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना हो, काउंट करना हो, है ना, तो देखिए इस पॉइंट पर इसके कारण इसको, इस लाइन को हम यहाँ से इस तरीके से मिला देते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं, है ना, क्योंकि ये लेंथ क्या है, सेम है। तो और यहाँ से यदि एक आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, है ना, ठीक। अब देखिए इसके कारण जो होगा क्या होगा, आउटवर्ड, है ना, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इससे दूर होगा, क्योंकि आप याद रखिए जो पहले दिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने आपसे डिस्कशन किया था, तो हमने बताया जो पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ से क्या होता है, रेडली आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना, ठीक। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इस पॉइंट पे, वो क्या होगा, इस साइड की तरफ होगा, डायरेक्शन उसकी इधर होगी, और इसके कारण जो होगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, है ना, इनवर्ड द चार्ज, ठीक, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। एक कल वाले टॉपिक में डिस्कस किया गया था, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड, है ना। इनवर्ड मतलब आवेश की तरफ, ठीक है, आउटवर्ड मतलब आवेश से दूर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी इस तरफ होगी, और इधर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो चार्ज की तरफ होगी, है ना। यदि हम इसे E1 ले लें तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, E2 हो जाएगा, ठीक। डिस्टेंस सेम है तो E1 E2 इक्वल ही होंगे, है ना। अब आइए बात करते हैं कि यदि यहाँ से हमने एक डायपोल लेंथ के पैरेलल लाइन खींची, यदि ये एंगल आपका थीटा हो तो यह एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा ही होगा, ठीक।
इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। और वैसे ही ये भी थीटा होगा और ये भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, ट्रायंगल रूल से। आइए तो अब देखिए यहाँ चीज़ों को करते हैं, है ना। ये आपका L हो गया, ठीक। हाँ, इस डिस्टेंस को हम क्या ले लें, x, ठीक। ये पॉइंट जो है ना, वो जो है इसके मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे, x पे है ना, ऐसा हम मान लेते हैं। तो ये देखिए आपका क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, है ना। तो फार्मूले यूज करते हैं। E2 E1 विद्युत क्षेत्र होता क्या है आपका, सॉरी, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, याद करिए फॉर्मूला, KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर, है ना। K क्या है, तो आप जानते हैं K आपका एक कांस्टेंट है ना। और Q क्या है आपका, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ठीक। और R क्या है, तो उस पॉइंट का, है ना, चार्ज से क्या डिस्टेंस, है ना, मतलब डिस्टेंस बिटवीन उस पॉइंट पे जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है और चार्ज, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, E1 क्या हो जाएगा आपका बेटा, KQ अपॉन R स्क्वायर। मान लीजिए ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, R है, ये डिस्टेंस भी क्या होगा, R होगा, R स्क्वायर, ठीक। अब R देखिए होगा क्या, तो राइट एंगल ट्रायंगल है ये आपका, है ना। यदि आप इसको ध्यान दें, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है, कर्ण का स्क्वायर हाइपोथेलस का स्क्वायर इक्वल टू, है ना, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी R स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, KQ अपॉन X का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, है ना। KQ अपॉन X स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, E2 भी फाइंड आउट कर लेंगे। और E2 भी हमारा क्या होगा, चूँकि हमें ये रखना है नहीं, तो E2 भी हमारा क्या आएगा, सॉरी हाँ, E2 भी क्या आएगा, वो भी सेम ही आएगा, ठीक। देखिए यहाँ भी आप निकालेंगे तो R तो वही होगा आपका X प्लस L का स्क्वायर, ठीक। तो डिस्टेंस R तो वही रहेगी और KQ जो मैग्नीट्यूड सेम है तो वो भी वैल्यू क्या होगा, सेम ही आएगा। और K भी क्या है आपका, कॉन्स्टेंट सेम ही होगा। यानी E1 इक्वल टू E2, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि E2 भी वही आएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E नेट, है ना। टोटल E को आप इस तरीके से दर्शा सकते हैं। अब देखिए E नेट आपका होगा क्या, है ना। तो आइए यहाँ बात करते हैं, ये डायरेक्शन क्या है, E1 की, और ये क्या है, E2 की, है ना। अगर आप वेक्टर कोफिशिएंट लेंगे, आप देखिए ध्यान से, तो हम यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक। तो इसका एक कोफिशिएंट क्या होता है, अगर मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड E हो, तो ये क्या होगा आपका E साइन थीटा, और ये क्या होता है, E कॉस थीटा, ठीक। तो यानी जो ये बेस लाइन, इसमें हम क्या लेते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका ये E2, इस लाइन जो आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका E2 कॉस थीटा, है ना। क्या हो जाएगा आपका E2 कॉस थीटा। और इसका जब निकालेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा, है ना। अगर डायरेक्शन की हम बात करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, E2 कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा। यानी दोनों जुड़े जाते हैं, E1 प्लस E2 कॉस थीटा। चूँकि E1 और E2 आपस में क्या है, इक्वल है, तो E नेट आपका क्या हो जाएगा, 2E कॉस थीटा, है ना। दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, तो 2E कॉस थीटा। E की वैल्यू आप यहाँ से रख देंगे, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 2KQ अपॉन X स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक। कॉस थीटा क्या होगा, तो देखिए कॉस थीटा क्या होता है आपका, तो यहाँ पे आपको जो ट्रिग्नोमेट्री के, है ना, रेशियो होते हैं, आपको पता होना चाहिए, साइन कॉस टेन। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आपको याद होगा L अपॉन KA, लाल बटे कक्का। तो कॉस के लिए क्या होता है, A अपॉन K, यानी आधार बटा कर्ण, है ना, बेस अपॉन हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर देखिए आधार क्या है आपका बेटा, L, आधार क्या है L, कर्ण क्या है आपका R, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉस थीटा जो है इंटू L अपॉन आधार आपका क्या है R, और R को हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण क्या होगा आपका X स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, L अपॉन X स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, है ना, ठीक। और R की वैल्यू लिखनी है ना, चूँकि वो R स्क्वायर इक्वल टू होता है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट X स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
आइए फिर समझ लेते हैं कॉस थीटा के बारे में जब हम बात करेंगे तो आप देखिए किसी भी को भी आप ले सकते हैं, चाहे इसको ले लें चाहे इसको ले लें, है ना। तो ये आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, त्रिकोणमिति। तो यहाँ पर देखिए जो है ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, है ना। तो यहाँ जब हमने थीटा के लिए कॉस थीटा यूज़ किया तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कॉस थीटा इक्वल टू हमारा होता है आधार बटे कर्ण, है ना। आधार यहाँ पे आपका क्या है, एल है, और कर्ण क्या है आपका आर है। और अभी अभी हमने देखा कर्ण आर स्क्वायर बराबर क्या था आपका एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कर्ण आर बराबर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में हो जाएगा, है ना। तो उसी के हमने क्या किया, डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक। तो यहाँ से आपका ये आ गया, है ना, ई नेट, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ से यदि हम इसको कर्णी को हटा दें, ठीक है, नीचे स्पेस कम है, आइए कर देते हैं यहाँ पे 2kq अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसके पावर बेटा कितना है 1, जहाँ कुछ नहीं वहाँ क्या होता है 1 होता है, इंटू एल अपॉन इसके पावर देखिए क्या है, जब ये कर्णी में तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं पावर 1/2। जब इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बेटा 2kq एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2, है ना, के पावर 3/2। और देखिए यहाँ पर आपका जो है ना 2ql को हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। तो 2 को यहाँ से हटा दीजिए, q को हटा दीजिए, l को हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका डाइपोल मोमेंट p, है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, kp अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2, है ना। ये आपका क्या आ गया, ई नेट। यहाँ से इसको नोट कर लीजिए, है ना। फिर आगे करते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका ये आ गया ई नेट इक्वल टू kp अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर 3 पावर 3/2, है ना। इसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब देखिए जो यल है वह जनरली सामान्यतः, है ना, यक्स इज टू मच ग्रेटर देन एल। मतलब एल क्या होता है, यल जो लेंथ है वो क्या है, बहुत ही छोटी डिस्टेंस है, ठीक है। और एल था क्या, आवेशों के बीच में, है ना। तो 2l ही बहुत छोटा होता था, तो एल तो और उसका आप हो गया और छोटा होगा, ठीक है। और उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से एल आपका क्या है, एक से कंपेयर में बहुत ही छोटा है, यानी एल टेंड्स टू 0। जब एल टेंड्स टू 0 आप रख देंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बेटा ई नेट इक्वल टू kp अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो गया एल की जगह, है ना। ऊपर क्या हो जाए पावर 3/2, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका kp अपॉन एक्स क्यूब, है ना। तो फाइनली आपको जो फॉर्मूला मिला E इक्वल टू, जिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, kp अपॉन एक्स क्यूब, ये आपको याद रखना होगा, है ना, ठीक। कि डायपोल के, है ना, जब लंब समद्विभाजक पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होता है, kp अपॉन एक्स क्यूब, है ना। ये आपका मेन फार्मूला, इसको आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, मतलब वेक्टर फॉर्म यानी कि सदिश के रूप में जब हम लिखेंगे, यानी दिशा के जब साथ लिखेंगे बेटा, तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, फिजिक्स में हमने आपको बताया था, निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, इस साइड में आ रहा है ना। तो ये दोनों के डायरेक्शन क्या है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, यानी अपोजिट है, ठीक। तो जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से वेक्टर ई इक्वल टू, यहाँ हम क्या है माइनस साइन लगा देंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन को क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है, अपॉन एक्स क्यूब। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म, है ना। इस तरीके से चीज़ों को आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको इस तरीके से आप नोट कर लेंगे। कल हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, संधारित्र के बारे में, है ना। देखिए 9-10 के बच्चे कह रहे हैं सर साइंस, तो इस साइंस की जो क्लास थी उनके लिए थी ही नहीं, तो उनको समझ में आना कोई बात नहीं है, ठीक है। ये तो क्लास 12th और जो हमारे डिप्लोमा के बच्चे थे उनके लिए था। और यहाँ को जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो BHU BSc एंट्रेंस देंगे उनके काम की चीज़ें थी, है ना। कल से हम लोग जो है 3 वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक। डेली 3 वीडियो होगा, और एक जो वीडियो होगा उसमें क्लास 10 के सिलेबस का साइंस इंग्लिश जैसे जैसे होगा अल्टरनेट डे पे
वो चलेगा, है ना। रेगुलर वीडियो नहीं होंगे, साइंस का होगा तो कभी इंग्लिश होगा, कभी हिंदी होगा, इस तरीके से। हाँ, लेकिन क्लास 9, 10 के रेगुलर क्लास के वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक। तो पढ़िए, मन लगा करके मेहनत करिए, और कहीं कोई दिक्कत आती है तो कॉल करके आप पूछिए, है ना। थैंक यू।